नमस्कार, मैं अंशु शर्मा, सिजलस न्यूज में आपका स्वागत है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया। लालू ने इसकी जानकारी फेसबुक पर पोस्ट करके दी। तेज प्रताप यादव के एक महिला के साथ फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वह एक लड़की के साथ दिख रहे हैं। यूजर्स तेज प्रताप की दूसरी शादी का दावा कर रहे हैं। लालू यादव ने लिखा, उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू प्रसाद ने यह भी लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामुदायिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। एतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय ले। लोक जीवन और लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर देश में कोरोना के नए वेरिएंट्स, बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मृत्यु हुई थी। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना केस सामने आए। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3-3, मध्य प्रदेश और इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया है। कुल एक्टिव केसों की संख्या 363 पहुंच गई है। देश भर में बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अधिकारी शामिल हुए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले से हरियाणा मुश्किल में है। हरियाणा में 72 घंटे के भीतर कोरोना के 9 केस सामने आ चुके हैं। अगर कोरोना वायरस ज्यादा फैला तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंतर्राष्ट्रीय मदद रोकने का फैसला हरियाणा पर भारी पड़ सकता है। दरअसल कोरोना के बार बार बदलते वेरिएंट का पता लगाने के लिए रोहतक पीजीआई में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोली गई थी, जो अब बंद पड़ी है। लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन, जिसे यूएस एंड संस्था ने डोनेट की थी, उस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी है। इस वजह से सैंपल की टेस्टिंग के लिए मिलने वाला रिएजेंट मिलना बंद हो गया है और 2 साल से यहाँ टेस्टिंग बंद हो गई है। ऐसे में मजबूर होकर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को दिल्ली सैंपल भेजने होंगे। कोरोना के वेरिएंट के बारे में जितनी देरी से पता चलेगा, उसका इलाज उतना ही मुश्किल और मरीज की जान को भी उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ेगा। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि अभी तक जो 9 मरीज मिले हैं, उनमें से किसी की भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब है कोरोना देश के भीतर ही फैल रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सतर्क कर एडवाइजरी जारी की थी। अगर बात करें कश्मीर की, तो लोगों को उम्मीद थी कि इस साल ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, 2024 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद से कश्मीर घाटी में सन्नाटा पसरा है। 1 महीना हो गया, यहाँ इक्का दुक्का टूरिस्ट भी नहीं आ रहा है। कई परिवार पीढ़ियों से श्रीनगर में हाउस बोट का बिजनेस कर रहे हैं। वे सभी कश्मीर में पसरे सन्नाटे से मायूस हैं। 2024 में यहाँ टूरिज्म पीक पर था। लोगों को उम्मीद थी कि पिछले साल से बेहतर कारोबार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों से मई और जून में टूरिस्ट से गुलजार रहने वाला कश्मीर इस बार वीरान है। पहलगाम की वादियों से लेकर श्रीनगर की डल झील तक सब सूना है। इतना सूना कि सड़कें खाली और सुनसान पड़ी हैं। अभी सुरक्षा कारणों की वजह से भी कश्मीर में कई टूरिस्ट स्पॉट्स बंद हैं। टूरिस्ट के ना आने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पहलगाम की बायसरन घाटी और उसके आसपास के सारे टूरिज्म पॉइंट बंद चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के
कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हैं जो भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के CEO ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो दिल्ली में शनिवार रात आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। मिंटो रोड, मोती बाग और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल फर्स्ट की सड़कों पर पानी भर गया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD को रात भर जल भराव की 40 शिकायतें मिली। मौसम विभाग ने बताया कि रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक 82 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से आंधी चली और 3.2 इंच यानी 81.2 mm तक की बारिश हुई। इसके चलते 100 से ज्यादा फ्लाइटें प्रभावित हुई। दिल्ली एयरपोर्ट ने बताया कि रात 11:30 बजे से सुबह 4 बजे तक 49 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शनिवार शाम को बादल फटने के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। इससे 25 से ज्यादा वाहनों को नुकसान पहुंचा। पहाड़ों से गिर रहे मलबे की वजह से हिंदुस्तान तिब्बत रोड और नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कल रात आई आंधी बारिश के चलते ACP ऑफिस में बने कमरे की छत गिर गई। इसमें सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। देश में 25 मई से 2 जून तक नौतपा शुरू हो रहे हैं। इस दौरान भयंकर गर्मी पड़ती है। कई राज्यों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। 2024 में दिल्ली के मुंगेशपुर में नौतपा के दौरान तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो रिकॉर्डेड है। मौसम विभाग ने शनिवार को देश के 28 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया था। इधर पश्चिमी राजस्थान में गर्मी जारी है। 16 जिलों में 27 मई तक हीट वेव का रेड अलर्ट है। आज भी 11 जिलों में लू की चेतावनी है। राज्य के जैसलमेर में शुक्रवार को सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा था। वहीं मध्य प्रदेश के 4 जिलों में आज सुबह से तेज आंधी चल रही है। 17 जिलों में बारिश की संभावना है। यूपी के 65 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एंट्री हो गई है। अगले 7 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट है। रायपुर, दुर्ग में सुबह से ही तेज बारिश हुई। बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश की संभावना है। पंजाब के 12 जिलों में बारिश और 4 जिलों में लू चल रही है। हरियाणा में 7 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट है। हिमाचल के 8 जिलों में ओलावृष्टि व तूफान का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं दूसरी ओर इस बार मौसम को लेकर यूपी में 2 खुशखबरी हैं। पहला, यूपी में इस बार नौतपा ज्यादा नहीं तपेगा। दूसरा यह है कि तय समय से 2 से 3 दिन पहले मानसून यूपी आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की तरफ। राजस्थान प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने शनिवार को माना कि गर्भवती को गलत खून चढ़ाया गया था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि ब्लड सैंपल लेने और स्टिकर लगाने में कहीं ना कहीं गलती हुई है। हम मानते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल में इस लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। ड्यूटी पर रहे डॉक्टरों को अपनी गलती का पता भी चल गया था। लापरवाही की हद तो तब हुई जब गलत खून चढ़ाने से मौत के बावजूद गर्भवती के शव का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। जिम्मेदारों पर एक्शन लेने की बजाय 21 मई को हुई मौत करीब 2 दिन तक उजागर नहीं होने दी गई। आपको बता दें कि लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। पिछले 1 साल में गलत ब्लड चढ़ाने की यह तीसरी लापरवाही है जिसमें मरीज की जान गई है। जेके लोन अस्पताल में भी एक बच्चा इसी गलती का शिकार हुआ था, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बजाय वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। IPL 2025 का आज आखिरी डबल हेडर है, यानी एक दिन में 2 मैच। दिन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया। मोहम्मद सिराज ने पहला ओवर डाला। यह मैच GT का आखिरी लीग मैच भी होगा। गुजरात टाइटंस को अपने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा
और वे वापसी करने के लिए उत्सुक होंगे। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वहीं अब 25 साल के शुभमन गिल भारत के नए टेस्ट कप्तान बनाए गए। वे रोहित शर्मा की जगह लेंगे, जिनकी कप्तानी में टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली 2 सीरीज हार गई। शुभमन के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती टीम इंडिया का विनिंग कमबैक कराना ही है। शुभमन के सामने 5 चैलेंजेस हैं। इंग्लैंड में 18 साल बाद सीरीज जीतना, टेस्ट में भारत का विनिंग कमबैक कराना, विदेश में खुद की बैटिंग साबित करना, ट्रांजिशन फेज में युवा टीम को संभालना, भारत को WTC फाइनल में फिर पहुंचाना। शुभमन ही क्यों बने टेस्ट कप्तान, चलिए जानते हैं। मई में भारतीय टेस्ट टीम में 2 सीनियर प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया। उनके पहले रविचंद्रन अश्विन भी रिटायर हो गए हैं, जिसके बाद टीम को नए कप्तान की जरूरत पड़ी, जो टीम का परमानेंट मेंबर भी हो और लंबे समय तक जिम्मेदारी संभाल सके। जसप्रीत बुमराह और KL राहुल भी दावेदार थे, लेकिन बुमराह को फिटनेस के कारण कमान नहीं सौंपी गई। वहीं सेलेक्टर्स का मानना है कि राहुल को परमानेंट कप्तान नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में कमेटी ने युवा गिल को ही कमान सौंपी, जो लंबे समय तक टीम की बागडोर संभाल सके। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटीजन न्यूज से और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।